नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी एक शो हुआ लल्लन टॉप और वो अल्लाह के नाम पे हुआ, खुदा के नाम पे हुआ, पता नहीं, लेकिन थंबनेल था ईश्वर के वजूद। अभी अपने आप में मुझे भी चौंका रहा है कि भाई जावेद अख्तर साहब बैठे थे, एक मौलाना बैठे थे और ये सब कुछ हो रहा था। मुझे यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप लोग को जो चर्चा करना है कीजिए, किंतु यहां पर एक टेक है जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस्लाम को लेकर के कि भाई एक सर्कल है, उस इनर सर्कल के अंदर जो है वो उनका अपना है और उस सर्कल के बाहर जो है वो उनका अपना नहीं है। जामिया इस्लामिया से एक क्वेश्चन पेपर आया और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया छात्रों से, उसका उत्तर एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, कि भैया डिस्कस करना है माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो एट्रोसिटी है, एक सुटेबल एग्जाम्पल। कमाल हो गया आपने। भारत की सेकुलर राजनीति का जिस प्रकार से एजुकेशन के अंदर आज तक किया जा रहा था, अब खुल के हो रहा है। तो हमारे साथ संजय दीक्षित सर जुड़ चुके हैं, सॉरी अनुपम मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, पैच। तो हमारे साथ अनुपम मिश्रा सर जुड़ चुके हैं और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि एक कोई है जिसने बोला कि सभी धर्म समान है, तो वो ब्लास्फेमी के अंदर आ गया पूर्वी पाकिस्तान में, और भारत के अंदर माइनॉरिटी पर जो है वो भाई बहुत अत्याचार हो रहा है। सही उदाहरण देकर के बताना है। अनुपम सर कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? सर किस प्रकरण की बात कर रहे हैं अभिषेक? ये जावेद अख्तर वाले या फिर ये जो माइनॉरिटी को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग जो धारणाएं हैं, किसकी बात? नहीं सर, मैं तो जिस प्रकरण के बारे में बात कर रहा हूं, भारत के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया जामिया मिलिया इस्लामिया में ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया ना, प्रश्न पत्र पर। ये प्रश्न पत्र था जिसमें पूछा गया कि डिस्कस कीजिए एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, और एक सुटेबल उदाहरण के साथ बताइए। आप कहिएगा तो बड़े स्क्रीन पर भी मैं इसका दिखा दूंगा प्रश्न पत्र, और उस पर यहाँ पे भारत में चर्चा कर रहे हैं, जबकि दो मुसलमान की ईश्वर का वजूद है या नहीं, क्योंकि थंबनेल में ईश्वर ही था, हालांकि वो दोनों इस्लाम के संदर्भ में बात कर रहे थे। मैं इस पूरे सब्जेक्ट पर आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए, जहां तक जावेद अख्तर की बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं देखता नहीं, मैं उनको देखता नहीं, क्योंकि वो कुछ भी कहें, आप मान के चलें कि वो उनका फ्रॉड है, वो उनकी एक्टिंग है, वो एक किसी गुमनाम से मौलाना को बुलाकर उन्होंने बैठा लिया और जावेद अख्तर को बड़ा सेकुलर साबित करने का प्रयास किया। जावेद अख्तर इस देश के सबसे बड़े जिहादियों में से एक मानता हूं मैं। जावेद अख्तर ही नहीं, उनके पूरे परिवार, शबाना, फरहान, सबको मेरे पास, मैं 1000 एग्जाम्पल दे चुका हूं इसके। वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, और जावेद अख्तर चूंकि अब फिल्में में मिलती नहीं हैं और बुढ़ा गए हैं, तो इसी तरह की बातें करके किसी ना किसी तरह चर्चा में बने रहते हैं जी। रही बात जामिया में इस तरह का प्रश्न आना, तो मुझे लगता है कि एकदम सही हुआ भाई। एक सरकार के पैसे से, सरकार की जमीन पर बनी हुई यूनिवर्सिटी को जब सोनिया गांधी ने 2011 में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुकदमा चल ही रहा है, 2 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको ठहरा चुका है कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है ये। तो आपको लगा कि पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला हो जाए, तो आपने कहा तब तक हम एक और माइनॉरिटी बना देते। देखिए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थानों की जो अवधारणा है संविधान में, वो ये है कि एक ऐसा संस्थान जो अल्पसंख्यकों की जमीन पर अल्पसंख्यकों के पैसे से बने और अल्पसंख्यकों के पैसे से चले, तो चाहे अलीगढ़ हो या जामिया हो, इसमें बिजली का बिल से लेके वाइस चांसलर की तनख्वाह से लेके चपरासी के भत्ते तक सब कुछ भारत सरकार देती है। छात्रों को स्कॉलरशिप भी भारत सरकार देती है, अल्पसंख्यकों का उसमें 0 योगदान। तो ये बहुसंख्यक के टैक्स से ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियां चल रही।
तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, कल को आप भारतीय संसद को ही उठा के माइनॉरिटी संसद डिक्लेयर कर दीजिए, क्या करा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि भाई देखिए, मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया सरकार में दम थी, उन्होंने एक भारत देश के एक बड़े विश्वविद्यालय को उठा के सीधे माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। अब मोदी सरकार में दम हो तो वापस कर दें। जिस तरह संविधान के एक संशोधन से उसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था, आप भी संविधान के दूसरे संशोधन से उसे खत्म कर दें। पर आप तो अलीगढ़ को ही अभी लड़ रहे हैं। तो कोर्ट, हर मामले में कोर्ट का मुंह क्यों देखना? भाई इस देश का बहुसंख्यक वर्ग बार बार क्यों कोर्ट जाए कि गलत हो रहा है? आप कर दीजिए, जिनको दिक्कत होगी, जिनके पेट में दर्द होगा, वो कोर्ट जाएंगे। आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे फिर तो ये हो रही है। जामिया में पहले भी आप देखिए, अभी पिछले ही साल एक बड़ा बवाल हुआ था, जहां पर जामिया में रजिस्ट्रार से लेकर और प्रोफेसर से लेकर सब के सब धर्मांतरण के मामले में लिप्त पाए गए थे। शोध छात्रों पर दबाव बनाया जाता है धर्मांतरण के लिए, तो उसमें ऐसी नई बात क्या है? ये तो होगा और डंके की चोट पर होगा। और एक बात और ध्यान रखिए, फिर मतलब इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो यूजीसी क्या कर रही है? अभी जो नया शिक्षा नीति आ रही है और जो एक नया शिक्षा बिल आया है, इसमें यूनिवर्सिटीज का भी सिलेबस तय करने की, जिसे कहना चाहिए, जिसका तय करने का अधिकार जो एक नई बॉडी, एक नया अधिकरण बन रहा है, उसको मिल जाएगा। अभी असली बवाल तो उस पे होगा, अभी आप देखते जाइए। अच्छा। जब वो बिल कायदे से डिस्कस होगा तो उस पे असली बवाल होगा, और कोर्ट भी उसमें दखल देगी और सारी विपक्षी पार्टियां भी आएंगी उसमें। तो ठीक है, सरकार ने देर से ही सही एक अच्छा कदम उठाया है, और किसी भी विश्वविद्यालय का देखिए सिलेबस वो खुद तय करते हैं, परंतु किसी भी विश्वविद्यालय को ये हक नहीं है कि वो एक ऐसा प्रश्न पत्र या एक ऐसा सिलेबस तैयार करे जो देश के खिलाफ जाए या देश में बलवा कराने का वजह बने। मैंने दोनों लल्लन टॉप वाला इससे प्रश्न इसलिए शुरू किया था क्योंकि आज एक, अब दलित विचारक कहें या भाजपा के विचारक कहें या क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन दिलीप मंडल ने बोला कि भाई ये जैसे ही बहुसंख्यक होंगे सभी दलितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर ये कहना कि भाई सभी धर्म समान है ब्लास्फेमी बन गया। ऐसे में सर ये मतांतर से लेकर के न तो मतांतर रुक रहा है और ना ही इनसे नैरेटिव कंट्रोल हो रहा है। तो अब सवाल तो 11-12 साल हो गए, उससे अधिक 12 साल होने वाले हैं, 11 साल होने वाले हैं। तो अब तो सवाल पूछा ही जाएगा सरकार से कि भाई आप फिर डेमोग्राफी चेंज पर आप बात तो करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है फिर आपका? एग्जीक्यूशन क्या है, इलाज क्या हो? 11 साल 10 साल बाद तो सरकार घुसपैठियों के मुद्दे पर जागी है। आप देखें, एक जो थोड़ा सा मुझको पॉजिटिव, एक जिसे कहना चाहिए एक सिल्वर लाइनिंग है अभिषेक, वो है कि 10 साल तक बहुमत की सरकार में वो तमाम काम जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, 303 सीट लेकर भी नहीं कर पाए, वो सारे काम अब 240 वाली सरकार में हो रहे हैं, अल्पमत की सरकार में हो रहे हैं। वक्फ भी आया, आपने देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश के कोने कोने में लागू हो रहा है, CAA पे भी कितना काम हो रहा है, SIR हो गया है, शिक्षा पे भी नीति आ गई, बिल आ गया है। तो वो तमाम काम, और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात हो रही है। ये भी बड़ी भारी आयरनी है, बड़ी विसंगति है अभिषेक, कि पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें 10 साल तक रखकर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन चीजों पर हाथ नहीं लगाया, उन सबको वो इस समय हैंडल कर रहे हैं एक अल्पमत की सरकार में। ऐसे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साबित करना चाह रहे हैं कि हमको लंगड़ी सरकार में समझ लेना, हम वो सब काम को डालेंगे जो हमने 303 सीट लेके नहीं की। ठीक, आप ही का एक ट्वीट दिखा देता हूं सर। आप ही ने ट्वीट किया था कि पुजारी राजू मेघवाल दलित, पीड़ित बबलू बेरवा दलित। अब पुजारी राजू मेघवाल साहब जो है वो हैं, वो भी जिस समाज से आते, तो ये तो हिंदुओं की विक्ट्री होनी चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल है
ये मतलब मैं समझना चाहता हूं, ठीक है 2023 का आर्टिकल है, किंतु नैरेटिव कंट्रोल फिर कहां है? पहला मैं नीचे ना पढ़ूं तो वो जो लेफ्ट इकोसिस्टम चलाना चाहता है, चल तो वही रहा है। मंदिर की मटकी से पानी पिया तो पुजारी ने युवक पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, चल तो वही रहा है सर। और ये अन्य आर्टिकल में भी आप देखिए, मैंने इसलिए लल्लन टॉप वाला पहले उठा लिया था कि दोनों डिबेट कर रहे हैं, दोनों मुसलमान हैं, तो डिबेट तो खुदा है या नहीं, लेकिन डिबेट हो रहा है ईश्वर, थंबनेल ईश्वर करके कर दिया, और फिर ईश्वर मतलब सनातन हो जाता है। तो नैरेटिव कंट्रोल पर आईएमबी मिनिस्टर या फिर मिनिस्ट्री कर क्या रहे हैं? पहली बात तो ये कि भारत का इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय जमाने से बिना मंत्री के चल रहा है। आईएनबी मिनिस्टर कौन है? अभिषेक वैष्णव साहब है। वो तो रेल मंत्री हैं, उनके पास समय कहाँ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए? वो तो मंत्रालय में आते भी नहीं। ये मंत्रालय वो तो एडिशनल चार्ज है। क्यों चल रहा है ऐसे, कैसे चल रहा है, मेरी समझ की बाहर है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट है कि इस देश में पहली बार आईएनबी मिनिस्टर सरदार पटेल खुद हुए थे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू की मृत्यु के पश्चात इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को जब अपनी सरकार में स्थान देने का प्रयास किया, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आऊंगी बशर्ते मुझे आईएनबी मिनिस्टर बना दो। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में सबसे लंबे समय तक आईएनबी का चार्ज खुद रखा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जिस मंत्री को बर्खास्त किया था, आईके गुजराल, वो आईएनबी मिनिस्टर थे। तो आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसको मोदी सरकार में इस कदर इग्नोर किया गया है कि जमाने से इसमें कोई मंत्री नहीं है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय ठीक से चला लें, बड़ी बात है, आईएनबी क्या देखेंगे? तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब सवाल है कि अखबारों में इस तरह की हेडिंग क्यों लगी, तो वो तो आज से लग रही है साहब। मौलवी पकड़ा जाता तो ऊपर लिखा जाता था तांत्रिक। एक मुस्लिम दंपत्ति की बात होती थी, ऊपर लिखा जाता था विवाह, निकाह नहीं लिखा जाता। तो अभी भी हो रहा है। और देखिए इस तरह के नैरेटिव, अब ये मजेदार बात यह है कि इस नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए मेरे आपके जैसे लोग आगे आ रहे हैं। मैं पोस्ट कर रहा हूं, आप दिखा रहे हैं। सरकार, मेरा प्रश्न ये था कि कांग्रेस के समय से ये चल रहा है, ठीक है, 11 साल हो गए ना इस चीज को, ये तो कांग्रेस की कंटिन्यूटी है। तो फिर क्यों ना बोले कि सरकार तुम्हारी, वो सिस्टम तो हमारा चल ही रहा है, इस सिस्टम को आप भले सदन के अंदर बोल दें कि हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका दूसरा भी मेरे पास कारण है। आप कहे जाते हैं फासिस्ट, और यही आपके ऊपर टैगलाइन है, मोदी और अमित शाह फासिस्ट है। ये वाली न्यूज में दिखा देता हूं। एक टोटो ड्राइवर बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको टीएमसी के कैडर के लोग उसको काम नहीं करने देते, पटक के देखिए सड़क पर। चूंकि बंगला में है तो मैं सुना नहीं रहा हूं, लेकिन मसौदा यही है, पटक के इसको ऑटो पे जमीन पर ऐसे कराया जा रहा है। अब ये अपने आप में चेहरा होना चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता जो भाजपा को समर्थन करना चाहता है पश्चिम बंगाल में, वो इस हालत में है। आप कैसे जीतेंगे बंगाल चुनाव? कैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएंगे अपने कैडर में कि तुम सुरक्षित हो, तुम मुझे वोट करो? ये एक इशू है और आरएसएस ने भी इस इशू को उठाया था, क्योंकि पिछली बार भी सबसे ज्यादा शिकार आरएसएस से जुड़े लोग ही बने थे। आप तमिलनाडु में नहीं, आप केरल में देख लें, आरएसएस से जुड़े लोग हमेशा निशाने पे रहे, उनकी हत्याएं की जाती रहीं, दर्जनों लोगों की हत्या हुई। ये एक इशू है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वो सरकार अपने हाथ में ले लेंगे तो माहौल बदल जाएगा। लेकिन वही है कि लोगों का एक ग्रज है कि भाई अगर आप नहीं जीते और फिर ममता आती हैं तो फिर वो वही करेंगी जो पिछली बार हुआ। तो ये एक इशू है, डेफिनेटली है। जहां तक नैरेटिव कंट्रोल करने का सवाल है, तो भाई अभिषेक, 100 साल का नैरेटिव एक दिन में नहीं कंट्रोल होगा। 100 साल का नैरेटिव एक दिन में नहीं बदलेगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये नैरेटिव चला था, वामपंथी नैरेटिव। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यूएसएसआर बना था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पूरा ईस्टर्न यूरोप
वामपंथी हुआ था। तो ये 100 साल का 1920 से चला आ रहा नैरेटिव 1 साल में 10 साल में ऐसे नहीं पता, काफी काफी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार में सौभाग्यशाली है कि आपके जैसे लोग बिना सरकार से 1 पैसे का लाभ लिए लगातार दिन रात इस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो उनको तो जिसे कहना चाहिए बिगाड़ के लोग मिले हुए हैं ना, जो मतलब तमाम लोग बिगाड़ में काम कर रहे हैं। तो बढ़िया है, टूटा है, बहुत कुछ टूटा है, आगे टूटेगा। फाइनली सर, आखिरी प्रश्न, अजीत अंजुम जी फाइनली वो ब्रेक डाउन हो गए सर, और अपने ही वामपंथी को सिस्टम पर हमला कर दिया सर। और जो ट्वीट किया, मुझे तो ब्लॉक कर रखा है, तो मैं ये ट्वीट किसी और के टाइपलाइन से मुझे मिला। यूट्यूब की दुनिया में मोदी सरकार 1.5 साल में 150 बार गिर चुकी है। नीतीश जी कई बार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना चुके हैं। नायडू दर्जनों बार मोदी से समर्थन वापस ले चुके हैं। अमित शाह जेल जाने वाले हैं। मोदी झोला उठाकर किसी दिन निकलने वाले हैं। कई रात कत्ल की रात साबित हो चुकी है। यानी ये कत्ल की रात टैगलाइन है पुण्य प्रसून वाजपेयी का, उनको बोल रहे हैं। अजीत डोभाल की नौकरी दर्जनों बार जा चुकी है। गडकरी कई बार पीएम बन चुके हैं। भागवत मोदी जी को फटकार लगाकर कई बार पैदल कर चुके हैं। और योगी और शाह के बीच अनगिनत बार पानीपत की लड़ाई से भी भयंकर लड़ाई हो चुकी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये पूरा का पूरा 4 PM प्रज्ञा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और इस खेल में नए खिलाड़ी रवीश कुमार, इस पे सीधा हमला है अजीत अंजुम का। विद्वानों मतभेद। ये जो आप विद्वानों में मतभेद मेरा जुमला मुझ पे चिपका रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में अभिषेक, एक्चुअली एमटेक में बहुत कम बच्चे होते हैं, 17-18 बच्चे क्लास में एग्जाम दे रहे थे। तो हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, सामने जो इन्विजिलेटर थे, बाद में वो MNIT के डायरेक्टर भी, वो उन्होंने झांक के कहा था क्या हुआ, विद्वानों में मतभेद हो गया। तो हम लोग डर गए थे। तो तभी से मैं इसको दोहराता रहा हूँ। बहरहाल इसको देखें कि कोई भी, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे संजय शर्मा हो, और चाहे अजीत अंजुम हो, ये सब एक पैसे का खेल है अभिषेक। उन्होंने अपनी एक फॉलोइंग बिल्डअप की है केवल मोदी सरकार को गाली देकर, और भाजपा सरकार को, योगी सरकार को गाली देकर, और उसी के चलते उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। मैं अक्सर कहता हूं गंदा है पर धंधा है। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, अजीत अंजुम उनमें से एक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी क्रॉस कर गए हैं, जैसे बरखा दत्त हैं। बरखा दत्त का आज मैं वीडियो देख रहा था, उनकी हेडिंग थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन है, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये बरखा दत्त की चैनल की हेडिंग है तो बड़ी बात है। धुरंधर पर भी आरफा से बिल्कुल अलग लाइन ले लिया। हाँ, धुरंधर पे भी लिया, और शेखर गुप्ता जैसे लोग अपने, देखो शेखर गुप्ता ने तो इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा था कि उन्होंने कहा था बहुत लंबे समय तक हम लोग से मोदी सरकार ने, जब 2019 में मोदी जीते तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने मोदी सरकार में सिर्फ खोट ढूंढने का प्रयास किया, और हमने एक मानसिकता बना ली थी कि हमको मोदी सरकार को किसी भी तरह एक गंदी लाइट में दिखाना है, गलत लाइट में दिखाना है। लेकिन उन्होंने अपनी भूल स्वीकारी। फिर राजदीप जैसे लोग भी हैं जो अभी भी अपने उस पे अड़े हुए हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वो वही कांग्रेस और वही शिवसेना आपको कॉरपोरेशन चुनाव में, जो कि 1 ही महीने बाद होना है, उसमें आपको वापस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। अब उनके विश्वास का कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, इनके विश्वास का कारण क्या है, नो आइडिया। पर ये 3 तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक जो अपनी लाइन पर अड़े हुए हैं, दूसरे जो दोनों ही नावों में सवारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और तीसरे जिन्होंने अपना चोला करीब करीब पूरी तरह बदल लिया है। तो ये मीडिया में विद्वानों में मतभेद है, इसको एंजॉय करिए। यानी सिस्टम दरक रहा है। आखिरी प्रश्न सर, अब
नेपाल में, भारत में तो प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस जेनजी की बात राहुल गांधी करते थे वो नेपाल में बोला, बांग्लादेश में अगर हमारे भाई को छूते हैं तो हम नेपाल में अवैध बांग्लादेशियों के साथ वैसा ही करेंगे। और ये नेपाल में पूरा एक प्रोटेस्ट हुआ, इस पर पूरा बवाल मचा और खुल करके ग्राउंड पर ये दिखा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्या है कि नेपाल में ये हो रहा है लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या अब सारा आउटरीच सोशल मीडिया पर ही निकलेगा? ये तो बड़ी चिंताजनक बात हो जाएगी। अभिषेक, इस पे आपको एक अच्छी खबर दूंगा, लेकिन आपके अगले पॉडकास्ट आज उस न्यूज को मैं कंफर्म कर लूं फिर बताऊंगा। बहरहाल राहुल गांधी जेनजी को सामने लाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसके पहले राहुल गांधी ने अपने जीवन में जेनजी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। जब वो जेनजी की बात अब वो करते हैं तो मूलतः तो उनका मतलब ये होता है कि भैया सड़क पे उतरो, लड़कों बच्चों, और सरकार पलट दो, वो काम कर दो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपना काम अभी तक अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी से कराना चाह रहे थे, केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला से कराना, स्टालिन से कराना चाह रहे थे। अब वो अपना काम जेनजी से कराना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। तो जेनजी सामने तो है, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है, ऐसा नहीं कि सड़क पे नहीं आई है, लेकिन कहीं वो गिटार लेके हनुमान चालीसा गाती नजर आ रही है, कहीं वो मंदिर मंदिर घूमती नजर आ रही है, कहीं वो राम मंदिर के आगे लाइन लगाए खड़ी हुई है, कहीं वो पुराने पुराने मंदिरों को, पुरानी पुरानी विरासतों को ढूंढ कर ला रही है, पुराने मंदिरों को दोबारा खड़ा कर रही है। तो जेनजी जो इस समय है वो एक बड़ी अलग किस्म की जेनजी है, बड़ी सनातनी रंग में रंग के सामने आ रही है। और इसके लिए मैं अब उनके अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए। तो जेनजी तो सामने आई है अभिषेक, पर उनसे राहुल गांधी को फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बंगाल पर क्या प्रभाव देखते हैं सर इस पूरे प्रकरण का? देखिए, दीपू चंदास का मैंने पोस्ट भी किया, आपने देखा होगा कि दीपू चंदास की जो हत्या हुई है और जिस तरह उनकी लाश को नंगा करके फांसी देकर जलाया गया है, इसका इतना गंभीर प्रभाव पड़ा है बंगाल के जनमानस में। मेरी तमाम लोगों से बातचीत हुई है कि वो आपको चुनाव में नजर आएगा। मतलब भद्रलोक से लेकर आम आदमी तक ये बात लोगों को हिला गई है। ये बात लोगों को इसलिए भी हिला ले गई कि इतनी बड़ी घटना के बाद ममता बनर्जी ने इसकी निंदा नहीं की। अभी भी आप देखिए, और ममता बनर्जी तो छोड़ें, आपने देखा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी पोस्ट करके, वो जो मुस्लिम कार्यकर्ता था, क्या नाम है उसका, हादी, उसकी हत्या की निंदा तो की, पर दीपू चंदास की बात किसी ने नहीं की। ये बात बंगाल के जनमानस को झकझोर रही है और मेरा निजी आकलन ये है कि ये बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। भले सड़क पे नहीं बने, पर ईवीएम में आपको इसका असर नजर आएगा। सर आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। दर्शकों से निवेदन है, कृपया अनुपम सर के चैनल को और द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जल्दी ही जनवरी से आपको बंगाल पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखूंगा, वो भी बंगाल के अंदर जाकर के। और मेरे लिए ये मुद्दा होगा और मैं इस पर लोगों से बातचीत करके जरूर फीडबैक ग्राउंड जीरो से लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम, नमस्कार।